अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। तकदीर की फसूंगरी, किस्मत की चालबाजी या मुकद्दर का खेल, जुर्म, अफसरशाही और जागीरदारी के पस मंज़र में लिखी गई एक दिलचस्प दास्तान। गर्दाब। गर्दाब किस्त नंबर 27। कौन है? रात काफी गुजर जाने के बावजूद उसके कमरे की बत्ती जल रही थी और वो बड़े इन्हिमाक से लिखने में मसरूफ था। दरवाजे पर उभरने वाली गैर मुतवक्को दस्तक ने उसके इन्हिमाक में खलल डाला था, पर दाएं जानिब रखे टाइम पीस की तरफ एक नजर डालने के बाद उसने बुलंद आवाज में सवाल किया, मैं हूँ मास्टर साहब। रानी। जवाब में बाहर से सरगोशी से कुछ बुलंद आवाज सुनाई दी, रानी। और इस वक्त हैरत से बुड़बुड़ाते हुए उसने दरवाजे का रुख किया और चटखनी गिरा दी। बड़ी सी चादर में लिपटी एक लड़की अंदर दाखिल हुई और पलटकर तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में मौजूद मास्टर आफ्ताब लड़की को अच्छे तरीके से देख सकता था। वो लड़की रानी नहीं थी। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था बीबी। पहचान का मरहला तय होते ही उसने आने वाली को टोका। मैं शायद कभी ना आती, लेकिन इस बात के लिए भी आपने मुझे मजबूर किया। वो धीरे से बोलती हुई उस कुर्सी पर जा टिकी जिस पर कुछ देर पहले वो बैठा हुआ था। मैंने कब आपको इस बात के लिए मजबूर किया कि आप यहाँ चली आए? उसने हैरत से पूछा। किसी की बात का जवाब ना दिया जाए तो फिर उसे जवाब लेने के लिए खुद चलकर आना पड़ता है ना मास्टर साहब? वो अपने खत के जवाब में इख्तियार की गई खामोशी की तरफ को इशारा करती थी। मास्टर आफ्ताब ने एक गहरा सांस लेकर उसकी तरफ देखा। वो 24-25 साल की अच्छी खासी खुश शक्ल और खुश बदन लड़की थी। खानदानी मर्तबे की वजह से लाशऊरी तौर पर उसमें एक पुरगरूर तमकनत पैदा हो चुकी थी। वो सवाली बनकर आई थी, लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल शहजादियों जैसा था। जवाब तो मैंने उसी वक्त दे दिया था। क्यों उस राह पर चलती हैं आप जिस पर कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं? उस राह पर चलेंगी ना तो पैरों को जख्मों के सिवा कुछ नहीं मिल सकेगा। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। दिल को जो रोग लगा बैठी हूँ, इसके बाद तो लगता है कि हर जख्म बेमानी हो गया है। आप समझती क्यों नहीं है? अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो कयामत आ जाएगी। आपने तो यहाँ आते हुए ये तक न सोचा होगा कि मैं यहाँ पर तन्हा नहीं रहता। अगर इस वक्त मेरा साथी टीचर यहाँ होता ना तो आप फिर क्या करती? और वो भी देख लेता, वो भी तो हैरान होता ना। वो उसका जवाब सुनकर झुंझुलाया। मुझे मालूम था कि आप तन्हा हैं और आपका साथी अपने घर वालों से मिलने के लिए कहीं गया हुआ है। मैंने रानी से सब मालूमात करवा ली थी। उसने एतराफ़े जुर्म करने वाले अंदाज में बताया। आप इस वक्त यहाँ आई कैसे हैं? क्या रानी आपको यहाँ लेकर आई है? आफ्ताब ने चौंक कर सवाल किया। हाँ, रानी ने ही मेरी खातिर ये खतरा मोल लिया। बाहर वो और उसका मंगेतर तांगे में बैठे हैं, उसने बताया। मुझे बड़ी हैरत है, आखिर आपने रात के इस पहर अपनी हवेली की ऊंची दीवारों के दरमियान मौजूद होते हुए ये राह कैसे निकाली? आपको अपने पकड़े जाने का खौफ महसूस नहीं होता था क्या? वो परेशान सा कमरे में टहलने लगा। अब वो सोचता था कि वो क्या करे। हैरत की भला क्या बात है? आपने सुना नहीं कि जहाँ चाह वहाँ राह? वैसे भी दीवारें जितनी बुलंद और मजबूत होंगी, उनकी कैद से घबराकर इतने ही चोर रास्ते खुद बना लिए जाएंगे। रही डरने की बात, तो अब किसी बात से डर नहीं लगता। दिल आजकल जिस लय पर धड़कता है ना, वो इतनी खूबसूरत है कि किसी बदसूरती का ख्याल दिल में आता ही नहीं। ऐसा लगता है कि इस कैफियत में अगर मौत भी आ गई तो वो भी बहुत खूबसूरत होगी मेरे लिए। वो बड़े जज्ब के अंदाज में बोलती चली जा रही थी। लेकिन फिर भी आपको ऐसा? वो अब भी उसे समझाना चाहता था, लेकिन वो यकदम अपनी जगह से खड़ी हुई और उसके करीब आकर उसके होंठों पर हाथ रखकर उसे जुमला मुकम्मल करने से रोक दिया। सारी नसीहतें, सारे डर और सारे अंदेशों को इस वक्त भूल जाएं आफ्ताब साहब। बस ये सोचें कि मैं बहुत मुश्किल से आपको मिलने आई हूँ और अपने आप को दांव पे लगाकर यहाँ चली आई। मेरी इस सारी जिद्दोजहद को अपने वहम और अंदेशों की
भेंट न चढ़ाएं। मुझे कुछ देर के लिए इस बात पर खुश होने दें कि मैं आपके साथ आपके पास हूँ। उसकी उंगलियां अब भी आफताब के होंठों पर ही थी। नर्मो गुदाज अनछुई इन उंगलियों के लम्स ने उसके होंठों पर जैसे कुफ्र डाल दिया था। मेरी जिंदगी की हकीकतें इतनी तल्ख हैं कि मैं सोचती थी मेरा किसी ख्वाब पर कोई हक नहीं। मैं तो सिर्फ अल्फाज की दुनिया में रहकर अपनी जिंदगी गुजारती थी। लेकिन फिर जाने क्या हुआ, जिस दिन से आपको देखा ख्वाब खुद ही आंखों में उतरने लगे। मैंने कोशिश बहुत ज़्यादा की पर इन ख्वाबों को अपनी आंखों से नोच कर फेंकने में नाकाम रही। वो दोबारा कुर्सी पर जा बैठी और सर झुकाए अपनी तमाम तर कैफियत बताती चली जा रही थी। मोहब्बत बड़ी चीज है, बैक वक्त आदमी को बहुत बुज़दिल और बहुत बहादुर बना दिया करती है। मैं सिर्फ इस बात से डरती हूँ कि मुझे मेरे ख्वाबों से दस्तबरदार होने का हुक्म दिया जाएगा ना, तो फिर मैं क्या करूँगी। दूसरी तरफ मुझे किसी शय से कोई खौफ नहीं आता। मुझे इस बात से भी डर नहीं लगता कि मैं इस जुर्म में जान से मार दी जाऊंगी। हाँ, इस बात से ज़रूर डरती हूँ कि आप मेरी मोहब्बत को ठुकरा देंगे। मैं आपको इस काबिल नहीं लगूंगी कि मैं आपसे मोहब्बत कर सकूं। मगर फिर भी मैं आपसे ये सवाल करने के लिए यहाँ पहुँच गई। क्या आप मेरी मोहब्बत को कबूल करेंगे या ठुकरा देंगे आफताब साहब? झुके सर के साथ सवाल करती किश्वर के चेहरे पर इतनी सच्चाई मौजूद थी कि वो जो अब तक बिल्कुल साकित खड़ा था, नफी में जवाब बिल्कुल न दे सका। एक लड़की जो बहुत ज्यादा कमजोर थी, सिर्फ उसकी खातिर उसकी चाहत में डूबकर सारे पहरे तोड़कर अपनी जान की परवाह किए बगैर रात के इस पहर अपनी मोहब्बत का अनमोल तोहफा लेकर उसके दर पर आ चुकी थी। वो उसे मायूस लौटाना भी चाहता था, लेकिन अब वो इतनी हिम्मत कहाँ से लाता। वो तो खुद शिद्दत से उसके सामने हारने लगा था। मैं नाशुक्र नहीं हूँ किश्वर बीबी कि बिन मांगे खुद चलकर अपने दर पर आने वाले अल्लाह ताला के सबसे प्यारे तोहफे को ठुकराने की हिम्मत कर सकूं। मैं आपके जज्बे की दिल से कदर करता हूं, लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आइंदा कभी खुद को यूं खतरे में डालकर यहाँ नहीं आएंगी। आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। जाने कौन सा सहर था जिसके जेरे असर उसने किश्वर के करीब घुटनों के बल बैठते हुए उसका हाथ थामकर ये जुमले अदा कर दिए। किश्वर उसके अल्फाज सुनकर खिल उठी। आपकी बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है आफताब साहब। आइंदा मैं कभी इस तरह यहाँ नहीं आऊंगी। मैं हवेली की बुलंद दीवारों के बीच सांस लेते हुए उस वक्त का इंतजार करूंगी जब मोहब्बत अपना कोई मोजा दिखाएगी। उसने बहुत जज्ब से ये जुमले कहे और अपने हाथ पर हाथ रखे आफताब के हाथों को आंखों से लगाकर वापसी के लिए उठ खड़ी हुई। आफताब ने खुद अपने हाथों से उसके लिए दरवाजा खोला। वो एक तेज झोंके की तरह उसके करीब से गुजरकर बाहर निकल गई। बाहर तारीकी में वो तांगा खड़ा था जिसमें रानी और उसका मंगेतर मुंतजिर थे। बड़ी सी चादर में चेहरे समेत अपना सारा वजूद छुपाए वो तांगे के करीब पहुंची और तांगे में सवार होने से पहले पलटकर उसकी तरफ देखते हुए अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाने लगी। आफताब का हाथ खुद ब खुद उठ गया। वो पर्दा लगे तांगे में सवार हुई तो तांगा हरकत में आ गया। हरकत करता हुआ तांगा तारीकी का हिस्सा बनकर नजरों से ओझल हो चुका था। तब भी वो बहुत ही देर तक यूं ही दरवाजा थामे साकित और सामित खड़ा था। कुछ देर कबल जो कुछ हुआ था खुद उसकी अपनी समझ से बिल्कुल बाहर था। खत का मजमून पढ़ने के बाद उसने खत वाले लिफाफे को उलट पलट कर देखा। ये हल्के नीले रंग का मकामी खतो किताबत के लिए इस्तेमाल होने वाला आम सा लिफाफा था। लिफाफे पर उसके ऑफिस का पता लिखा हुआ था, लेकिन खत भेजने वाले का पता मौजूद न था। लिफाफे पर लगी डाकखाने की मोहर जरा सी कोशिश के बाद आराम से पढ़ी जा सकती थी और इस मोहर से जाहिर होता था कि ये खत नूर कोट के डाकखाने से भेजा गया है। आम डाक से आने वाले इस खत ने अच्छा खासा उसे उलझन में मुब्तला कर दिया था। मामूल के मुताबिक दफ्तर के पते पर आने वाली डाक को पहले अब्दुल मनान देखा करता था। आम नौयत की डाक को हमेशा वही देखा करता था और फिर वो खतूत जिनमें कई तवज्जो तलब मसाइल मौजूद हों उन्हें फाइल करके शहरियार के सामने पेश कर दिया करता था। लेकिन आज सुबह की डाक से आने वाला ये खत इतना अजीबोगरीब था कि वो चौंक गया और बाकी खतूत के साथ उसे फाइल करने के बजाय फौरी तौर पर शहरियार की खिदमत में पेश कर दिया। खत के मजमून ने उसे भी उलझन में डाल दिया और वो एक बार फिर उसे पढ़ने के बाद
बार बार पढ़ता चला जा रहा था। शिकस्ता लिखाई में इमला की लातादाद गलतियों के साथ देहाती तर्ज गुफ्तगू में लिखे गए इस खत के नफ्से मजमून से जाहिर होता था कि खत लिखने वाला बहुत मामूली तालीम याफ्ता आदमी है। खत बच्चों के स्कूलों में इस्तेमाल होने वाली सिंगल लाइन की कॉपी के सफ़ात पर लिखा गया था। नीले बॉल पॉइंट से लिखे गए इस खत को पढ़ने के लिए थोड़ी जिद्दोजहद से काम लेना पड़ता था। खत लिखने वाले ने इब्तिदा में बाकायदा असिस्टेंट कमिश्नर साहब का लफ्ज इस्तेमाल किया था, लेकिन इमला की गलती की वजह से असिस्टेंट कमिश्नर का लफ्ज स्टेट कमिश्नर पढ़ा जाता था। ये कोई इतनी बड़ी बात तो न थी। देहात के मामूली पढ़े लिखे फर्द के हाथों लिखे गए खतूत इसी तरह की गलतियों से भरे पड़े होते थे, मगर जो खत उसके हाथ में था वो इस एतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ था कि उसे भेजने वाले ने ना तो लिफाफे के ऊपर और ना ही खत के आखिर में अपना नाम लिखा था। ये खत किसी जाती जरूरत या मसले के तहत ही नहीं लिखा गया था। इसमें एक इत्तला फराहम की गई थी और वो इत्तला इस नौयत की थी कि खत लिखने वाले का अपना नाम छुपाना समझ भी आता था। खत लिखने वाले ने इब्तिदाई सतूर में अपना जो मुख्तसर सा तारुफ लिखा था, उसके मुताबिक वो चौधरी इफ्तिखार के लिए काम करने वाले कारिंदों में से एक कारिंदा था, लेकिन दरअसल वो चौधरी के साथ रहकर मोतीवाला के लिए काम किया करता था। मोतीवाला ने उसे अपनी वफादारी की बाकायदा कीमत अदा की थी। मोतीवाला की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए उसने शक जाहिर किया था कि उसके कत्ल में चौधरी इफ्तिखार जरूर मुलव्विस हैं। खत लिखने वाले के मुताबिक वो जंगल में काम करने वाले आदमियों में से एक था और शहरियार को पिछली बार लकड़ी की स्मगलिंग से मुताल्लिक दी जाने वाली इत्तला के लिए उसी ने मालूमात फराहम की थी। उसने बड़े जज्बाती अंदाज में लिखा था कि अब तक वो मुआवजा लेकर हर काम किया करता था, लेकिन इस बार जज्बे हुब्बुल वतनी के तहत इस बात पर मजबूर हुआ कि वो जंगल से लूटी जाने वाली कौमी दौलत को बचाने के लिए कोई कदम उठा सके। उसने अपने खत में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि वो एक गरीब और बेहैसियत आदमी है, इसलिए खुद को सामने लाने की कभी हिम्मत नहीं कर सकेगा, लेकिन दिल से इस बात का ख्वाहिशमंद भी है कि मुल्क के साथ दुश्मनी करने वाले और कौमी दौलत लूटने वालों की रोकथाम की जाए। इस मकसद के लिए वो अपना फर्ज अदा करते हुए इत्तला देना चाहता था कि 24 तारीख को रात 12 बजे सफेद रंग की एक बड़ी सुजुकी पिकअप जानवरों की खाले लेकर जिले से बाहर जाएगी। अगर आप चाहें तो इस पिकअप को रुकवा कर स्मगलिंग के इस माल को पकड़ लें और साथ ही असल मुजरिमों तक रसाई हासिल करने की कोशिश भी करें। तुम्हारा क्या ख्याल है इस खत के बारे में? दोबारा पूरा खत पढ़ने के बाद उसने 2-3 सफ़हात पर मुश्तमिल इस खत को तह करके वापस लिफाफे में रखते हुए अब्दुल मनान से सवाल किया। हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता सर, लेकिन पिछली बार के हवाले से इस बात की तस्दीक होती कहाँ है? लिखने वाला ये बंदा मोतीवाला के लिए काम किया करता था। यकीनन चौधरी इफ्तिखार जैसे बंदे के साथ काम करते हुए मोतीवाला मुकम्मल तौर पर इस पर एतबार तो नहीं करता होगा ना, और उसने अपने कुछ मुखबिर इस काम पर भी लगाए होंगे कि वो भी उसे कोई भी गैर मामूली बात की इत्तला पहुंचाया करें। शायद पिछली बार मोतीवाला ने हमें जो लोडर्स के नंबर्स फराहम किए थे वो अपने उस आदमी के जरिए हासिल किए होंगे जो कि चौधरी का बंदा होगा। चौधरी के साथ रहकर उसके मजालिम बर्दाश्त करने वाले किसी बंदे के लिए मोतीवाला मुकाबलतन एक मेहरबान आदमी रहा होगा। मोतीवाला की मौत पर सदमे का शिकार होने वाला शख्स हक़ नमक अदा करने के लिए इतनी जुर्रत कर सकता है कि उसके मिशन को समझते हुए चौधरी इफ्तिखार को नुकसान पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका फराहम करने की कोशिश करे। मेरा भी यही ख्याल है कि कम से कम इस इत्तला पर कोई कार्रवाई करने में मैं कोई हर्ज नहीं समझता। इत्तला सही और गलत दोनों होने के चांसेस बराबर हैं। हम सही को जहन में रखते हुए अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। हो सकता है हमें कामयाबी हासिल हो जाए, अगर नाकामी भी हुई तो कोई हर्ज नहीं। कुछ ना करने से कुछ नाकामी ही बेहतर रहेगी। अब्दुल मनान की तायीद करते हुए उसने अपना फैसला सुनाया। लेकिन हम इस मसले का क्या करेंगे जिसकी वजह से पिछली बार भी नाकामी उठानी पड़ी थी? इस काम के लिए हमें पुलिस से मदद तो लेनी पड़ेगी ना, और पिछले तजर्बे ने तो हम पर यह बात बिल्कुल अच्छे तरीके से वाज़ेह कर दी थी कि एसपी मुअज्जम साहब चौधरी के ग्रुप का बंदा है। उसकी हमदर्दियां चौधरी के साथ हैं। वो इस बार भी
कोई ऐसा बंदोबस्त कर देगा कि सूरत हाल बिल्कुल पलट जाएगी। अब्दुल मन्नान ने अपने खदशात का सही इजहार किया था। इस बार हम एसपी को इन्वॉल्व करेंगे ही नहीं। मेरे जहन में जो प्लान आता है उसके मुताबिक 24 तारीख को अचानक ही एक एसआई और 4-5 कांस्टेबल्स को लेकर सिक्योरिटी के बहाने से बुलवा लेंगे। मेरे ख्याल में ये बहाना बनाकर मुझे रात के वक्त सफर करना पड़ेगा और इसके लिए सिक्योरिटी दरकार है। काफी माकूल रहेगा ये बहाना। बस तुम ये बात यकीनी तौर पर जान लो कि हमें जो बंदे भेजे जाएंगे वो एक्टिव होंगे और फौरी तौर पर एक्शन लेने की सलाहियत रखते होंगे। इस सारी कार्रवाई में मैं खुद शामिल होऊंगा और सारा कुछ खुद हैंडल करूंगा। पुलिस वालों को ऐन मौके पर ये बात समझाई जाएगी कि हमें एक सुजुकी पिकअप को रोककर उसकी तलाशी लेनी है और गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकना है। मेरे ख्याल में पिकअप वालों के साथ 1-2 मुसल्ला अफराद भी मौजूद होंगे और हम आसानी से उन्हें घेर लेंगे। वो अचानक से जोश में आ चुका था और मंसूबाबंदी कर रहा था। मेरे ख्याल में ये सब बहुत रिस्की हो जाएगा सर। इस किस्म की मुहिम जुई आपको बिल्कुल सूट नहीं करती। ये आपके ओहदे के खिलाफ है। ये काम पुलिस का है और उन्हें ही करना चाहिए। अब्दुल मन्नान ने जमाने के बहुत उतार चढ़ाव देख रखे थे, चुनांचे उसके जोश में साथ देने के बजाय उसे रोकने की कोशिश करने लगा। पुलिस की कारकर्दगी हम पहले ही देख चुके जनाब। मैं दोबारा उन लोगों पर एतबार करने की कोई गलती नहीं करूंगा। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिल सकते। ये दूसरा मौका है कि हमें चौधरी और उसके साथियों को बेनकाब करने का अच्छा चांस मिलता है। अगर ये भी हमने जाया कर दिया तो हमारे लिए उस पर गिरफ्त करना और भी मुश्किल काम हो जाएगा। वैसे भी हम इस सारी कार्रवाई को किसी वेल प्लान्ड प्रोग्राम के तहत इत्तफाक के खाते में भी तो डाल सकते हैं। प्रेस और पब्लिक के सामने यही शो किया जाएगा कि ये मामला बिल्कुल इत्तफाकी तौर पर सामने आया। इस सिलसिले में हम कोई कवर स्टोरी बना सकते हैं कि जिस वक्त मैं सफर कर रहा था उसी वक्त सुजुकी पिकअप भी सड़क से तेजी से गुजर रही थी। पुलिस वालों के इशारा करने के बावजूद भी पिकअप ने रास्ता बिल्कुल न दिया। पिकअप का ड्राइवर बहुत रफ ड्राइविंग कर रहा था और उसके अंदाज से जाहिर था कि वो नशे में डूबा हुआ है। इसलिए पुलिस की गाड़ी ने उसे रोकने की कोशिश की। अब इसके बाद की कहानी हालात के मुताबिक ही बनाई जा सकेगी। अगर पिकअप वालों ने खामोशी से गिरफ्तारी दे दी तो बहुत अच्छी बात। अगर उन्होंने कोई मज़ाहमत की तो फिर पुलिस के पास जवाबी कार्रवाई का भी जवाब मौजूद होगा। हमारे साथ जो पुलिस वाले होंगे इस कारकर्दगी को दिखाने पर उन्हें थोड़े से इनाम या फिर किसी तरक्की वगैरह के लिए अपनी हाँ में हाँ मिलाने पर आसानी से राजी किया जा सकता है। वो लम्हों में सब कुछ तय कर बैठा था और अंदाज इतना अटल था कि अब्दुल मन्नान को अंदाजा हो गया कि वो जो कुछ सोच चुका है उससे पीछे हटने का बिल्कुल इम्कान मौजूद नहीं है। ठीक है सर, जैसा आप कहें। मेरे लिए क्या हुक्म है फिर? नीम दिली से राजी होते हुए उसने शहरियार से सवाल किया। तुम यहीं रहना, मेरे साथ सिर्फ मेरा ड्राइवर जाएगा। वो असलहे के इस्तेमाल से अच्छी तरह से वाकिफ है, इसलिए इस कार्रवाई में अहम किरदार अदा कर सकता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी साथ चलता हूँ सर। थोड़ी बहुत शूटिंग वगैरह तो मुझे भी आती है। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मैं जानबूझकर अपने साथ नहीं रख रहा। तुम अपने घर पर ही इंतज़ार करोगे। क्यों? घर से फ़ोन करके अपनी बीमारी का बहाना करके एम्बुलेंस बुलवा लेना। इस एम्बुलेंस को तुम ज़रूरत के वक्त किस तरह मौके पर लाते हो ये तुम्हारी अपनी सवाबदीद पर है। बस मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर कोई टकराव हुआ और दोनों तरफ से कोई भी बंदा जख्मी हुआ तो उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद भी मिल सके। अब्दुल मन्नान की पेशकश को रद्द करते हुए उसने अपने जहन में मजीद मंसूबा बनाया। मुझे ये मामला बहुत खतरनाक महसूस होता है सर। खुदा न खास्ता इस कार्रवाई में आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मुझसे लोग सवाल करेंगे ना। मुझे भी तो सवालात के जवाबात देने पड़ेंगे। मैं क्या करूंगा? अब्दुल मन्नान कुछ घबरा रहा था। मामला बहुत ज्यादा नाजुक था। शहरियार की इस किस्म की किसी एक्टिविटी में शमूलियत किसी तौर पर मुनासिब बिल्कुल न थी। इसलिए अपने तौर पर उसने एक बार फिर उसको उसके इरादों से बाज रखने की कोशिश की, मगर वो ना माना। वो जिंदगी ही क्या जिसमें खतरा ना हो। आदमी को जो बड़े से बड़ा खतरा लाहक हो सकता है वो अपनी जान जाने का होता है। तो जान बहरहाल एक न एक दिन तो जानी है। किसी बेहतर काम को करते हुए चली जाएगी तो क्या बुराई होगी।
अलबत्ता अगर तुम घबराते हो तो मेरी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं। तुम इस सारे मामले से बिल्कुल अलग होकर खामोशी से एक तरफ बैठ सकते हो। जब कोई तुमसे सवाल करेगा तो तुम साफ साफ कह देना कि एसी साहब ने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया और तुम्हें इस मामले की कोई खबर नहीं। आप तो मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा करते हैं सर। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं अपनी जान बचाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में आपकी अपनी फैमिली के लोग भी इस बात पर कभी राजी नहीं होंगे और कभी इस बात को पसंद भी नहीं करेंगे। शहरयार की बात पर वो कुछ ज्यादा ही शर्मिंदा हुआ, इसलिए अपनी सफाई पेश करते हुए एक और दलील पेश की। मेरी फैमिली के लोग जानते हैं कि मैं बहुत सरफिरा इंसान हूँ। अगर तुम एक सरफिरे इंसान का साथ दे सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो कोई जबरदस्ती या शिकवा नहीं है मुझे। मैं तो बहरहाल वही कुछ करूंगा जो तय कर चुका हूँ। शहरयार ने अपना फैसला सुनाया। मैं आपका हर मुमकिन साथ दूंगा। इस बार अब्दुल मनान का लहजा भी अटल और मजबूत था।